राजस्थान आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। तीसरी बार एनडीए की सरकार, जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम नतीजे आ चुके हैं। एग्जिट पोल में लगाए गए अनुमानों के उलट इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर विजयी होने के बाद बहुमत से काफी पीछे रह गई। हालांकि एनडीए 292 सीटों के साथ सरकार बनाने के अपने मजबूत दावे के साथ खड़ी है। वहीं सभी प्रमुख विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने 234 सीटों पर अपनी जीत हासिल की। चुनावी नतीजों के सामने आने के बाद नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को 17वीं लोकसभा की आखिरी बैठक हुई, जिसमें इसे भंग करने की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर आज शाम एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे नरेंद्र मोदी आवास पर एनडीए की मीटिंग होगी। प्रधानमंत्री आवास पर यह बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें एनडीए के तमाम नेता शामिल होंगे। और खबर है कि एनडीए की मीटिंग में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने की औपचारिक घोषणा भी हो सकती है। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की इस बारे में सहयोग दलों से बातचीत हो चुकी है और इस पर करीब करीब सहमति भी बन चुकी है। एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए तमाम नेता आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू से लेकर नीतीश कुमार, पवन कल्याण, जीतन राम मांझी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो 7 जून को दिल्ली में एनडीए के संसदीय दल की अहम बैठक होगी। संसद के सेंट्रल हॉल में 7 जून को होने वाली बैठक में संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। तो 7 जून को बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। संसदीय दल के नेता इस बैठक में चुने जाएंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी इस बड़ी बैठक में शामिल होंगे। बैठक के बाद नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित भी करेंगे। तो एनडीए के सदस्यीय दल इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। चूंकि अब नतीजे सामने आ गए हैं, हालांकि एनडीए को पूर्ण बहुमत जरूर मिला है, लेकिन बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई है और ऐसे में यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण। और राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसीलिए हर समीकरण को साथ रखकर तैयारियां करनी होती हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि तमाम चुनौतियों के बाद भी आखिर कैसे एनडीए तीसरी बार सरकार बना सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए। सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचने की कैलकुलेशन आसान नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक दिन का जोड़ घटाने का मामला नहीं है, बल्कि पूरे 5 साल तक चलने वाली कैलकुलेशन है, जिसका कांटा 272 के मीटर पर टिके रहना जरूरी है। यही वजह है कि एनडीए ने अपने लिए कई रास्ते तैयार कर रखे। अब समझिए कि अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए छोड़ दें, तो भी कैसे तीसरी बार मोदी पीएम बने। एनडीए के पास 292 सीटें, जिसमें टीडीपी की हिस्सेदारी 16 सीटों की है। अगर टीडीपी विपक्षी गठबंधन के साथ जाती है, तो 292 में से 16 सीटें घटाने के बाद 276 सीटें एनडीए के पास रहती हैं, यानी बहुमत से 4 ज्यादा। इसी तरह का गणित कुछ नीतीश कुमार की जेडीयू को लेकर भी है। अगर नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ते हैं, एनडीए के पास 292 सीटें हैं, जिसमें जेडीयू की हिस्सेदारी 12 सीटों की है। अगर जेडीयू विपक्षी गठबंधन के साथ जाती है, तो 292 में से 12 कम करने के बाद 280 सीटें एनडीए के पास होती हैं, यानी बहुमत से 8 ज्यादा। इन दोनों ही स्थितियों में एनडीए सरकार बना लेगा। लेकिन अगर टीडीपी और जेडीयू दोनों एनडीए का साथ छोड़ दें, तो क्या होगा? टीडीपी की 16 और जेडीयू की 12 सीटें मिलाकर 28 के आंकड़े तक पहुंचती हैं। अगर दोनों पार्टियां एनडीए छोड़ती हैं, तो 292 में से 28 सीटें कम कर दीजिए, तो यह आंकड़ा 264 तक पहुंचेगा, यानी बहुमत से 8 कम। ऐसी स्थिति में 18 निर्दलीय उम्मीदवारों को साध कर एनडीए सरकार का गठन हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा गठबंधन होने के नाते एनडीए को ही
सरकार बनाने के लिए न्योता दिया जाएगा। और लोक जनशक्ति पार्टी नेता चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग ने कहा, विपक्षी दलों के नेता एनडीए गठबंधन में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ने एनडीए को बहुमत दिया है। सुनिए क्या कहा। संशय किसी के भी मन में नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बहुत जल्द, और मुझे लगता है अभी एनडीए की बैठक है, हम लोग को डेट की भी जानकारी हो जाएगी, बहुत जल्द शपथ लेने जा रहे हैं। और एनडीए पूरी एकजुटता के साथ, जनादेश एनडीए को मिला है। विपक्ष जरूर प्रयास कर रहा है उसमें सेंधमारी का। ये वही विपक्ष है जिनके लिए विचारधाराएं, सिद्धांत मायने नहीं रखते, पर ये जनादेश, आज मेरे मुख्यमंत्री जी की पार्टी के जितने सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के कैडर समर्थक के वोटों से जीते हुए हैं। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे वाकई चौंकाने वाले हैं और यही वजह है कि अब सरकार बनाने को लेकर जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो गई, क्योंकि अगर यहां कोई भी चूक हुई तो सियासी संभावनाओं के दरवाजे किसी के लिए बंद हो सकते हैं तो किसी के लिए खुल भी सकते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली दरबार में सरकार बनाने की तैयारियां तेज हो रही है। जीते हुए सांसदों को औपचारिक बधाई दी जा रही है। लगातार सत्ता का गणित मजबूत करने के लिए फोन की घंटियां खनखना रही है। एनडीए के पास सबसे बड़े भरोसे के रूप में नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी है। इन्हीं सहयोगी दलों की बदौलत एनडीए बहुमत के आंकड़े को पार करके 292 तक पहुंची है, यानी बहुमत से 20 ज्यादा। जबकि INDIA गठबंधन अपने तमाम सहयोगियों के साथ मिलकर 234 तक पहुंच पाया है, यानी बहुमत के आंकड़े से 38 कम। यही वजह है कि INDIA को राजनीतिक संभावनाओं के जो दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस पर कांग्रेस अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूंगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे, इसलिए। उधर एनडीए गठबंधन में बीजेपी 240 सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है। भले ही नतीजे 2019 के चुनावों जैसे नहीं हैं, लेकिन पार्टी के लिए सरकार बनाने की चुनौती भी बड़ी नहीं है। चंद्रबाबू नायडू 100% एनडीए गठबंधन के साथ बने रहने का दावा कर चुके हैं, जबकि असली कहानी नीतीश कुमार को लेकर है, जिन्होंने राजनीतिक पंडितों को एक बार फिर गलत साबित कर दिया है। उनके पास 12 सांसद हैं। यही वजह है कि अदल बदल की पॉलिटिक्स में माहिर नीतीश कुमार पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। और कर लेते इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। कैबिनेट की बैठक में नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है। कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव आता रहता है। पीएम मोदी ने कहा कि आगे और भी बेहतर काम करेंगे। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। तो लगातार तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभी आगे और बेहतर काम करेंगे। उन्होंने ये दावा भी किया कि पिछले 10 सालों में देश का विकास हुआ है और ये भी साफ तौर पर ऐलान पीएम मोदी की ओर से कि आगे और भी अच्छा काम, अच्छा प्रदर्शन उनकी पार्टी और उनकी ओर से किया जाएगा। तो कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव आता रहता है, क्योंकि इस बार बीजेपी की सीटें कम आई हैं, लेकिन दावा जरूर यह है नरेंद्र मोदी की ओर से कि हम इस बार भी अच्छा काम करेंगे। तो 7 जून को फ्लोर टेस्ट के बाद माना जा रहा है कि 8 जून को शपथ ग्रहण कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। और उत्तर पश्चिम मुंबई की सीट के नतीजों का मामला कोर्ट पहुंच सकता है। उद्धव ठाकरे गुट अपने प्रत्याशी अमोल कीर्तिकार की हार को अदालत में चुनौती देने पर विचार कर रहा है। एक दिन पहले उत्तर पश्चिम मुंबई सीट से अमोल कीर्तिकार को विजेता घोषित कर दिया गया था, मगर फिर दोबारा वोटों की गिनती हुई और अमोल कीर्तिकार महज 48 वोट से शिंदे गुट के रविंद्र वायकर से हार गए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। एनडीए की जीत में और कांग्रेस की हार में कई चौंकाने वाले पहलू दिखाई दिए। देश की सबसे चर्चित सीट्स पर बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में करारी हार का भी सामना करना पड़ा। देखिए इस रिपोर्ट में।
पोस्टल बैलेट खुले तो धड़कनें बढ़ी, ईवीएम के पत्ते खुले तो सांसें अटकी, और जब नतीजे निकलने लगे तब अरमान चकनाचूर होने लगे। कई हाई प्रोफाइल सीटों के शॉकिंग रिजल्ट हैं। चर्चित चेहरे, दिग्गज सियासी हस्तियां, फिल्मी सितारे और बाहुबलियों को भी 24 के चुनाव में जोरदार झटके महसूस हुए हैं। जमीन उनकी भी खिसकी जो खुद को चुनावी राजनीति का धुरंधर मान जनमानस से ऐंठ रहे थे। सबक उन्हें भी मिला जो अपनी सितारा छवि को कैश करने चले थे। जनता ने लोकतंत्र का पाठ उन्हें भी पढ़ाया जो अपनी विरासत की राजनीति चमकाने आए। 24 के जनादेश ने सबको करारा जवाब दिया है। सिलसिलेवार ढंग से देखिए दिग्गजों के हार और हार की वजह। शुरुआत सबसे ज्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश से, जहां बहुत बड़े उलटफेर हुए हैं। उत्तर प्रदेश की हॉट सीट कही जाने वाली अमेठी सीट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने बड़े अंतर से चुनाव में हरा दिया है। उन्होंने मेरे को आदेश किया तो मैं लड़ा, ठीक है। तो अब जो जनता ने मेरे को मैंडेट दिया है तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, जो उनका एहसान रहेगा मेरे ऊपर और मैं उसको उतारने की कोशिश करूंगा। मैं उनका हमेशा, उनका घर है यहाँ पे, वो आए जाए, एक महिला होने के नाते जो मेरा संस्कार है मैं उनका सम्मान। अमेठी कभी गांधी परिवार का गढ़ था। 19 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने इस किले में सेंध लगाई थी, लेकिन 24 के रण में कांग्रेस ने अपने भरोसेमंद कार्यकर्ता से स्मृति ईरानी को जबरदस्त शिकस्त दिलवाकर गांधी परिवार की सियासी शक्ति का एहसास कराया है। उधर स्मृति ईरानी की तरह यूपी में हैवीवेट कैंडिडेट माने जाने वाली मेनका गांधी भी मात खा गई हैं। सुल्तानपुर सीट पर मेनका गांधी को समाजवादी पार्टी के राम भुआल निषाद ने मात दी है। यूपी में केंद्रीय मंत्रियों की साख भी नहीं बची। यूपी की चंदौली सीट पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे एसपी के वीरेंद्र सिंह से चुनाव हार गए हैं। लखीमपुर खीरी सीट पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की करारी हार हुई है। टेनी का मुकाबला समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा से था। मोहनलालगंज की सीट पर एसपी उम्मीदवार आरके चौधरी ने केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर को हराकर जीत दर्ज की है। जाटलैंड में बीजेपी के दिग्गज और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समाजवादी पार्टी के हरेंद्र सिंह मलिक से कांटे की टक्कर में हार गए हैं। कि जिस तरह से सीटें उत्तर प्रदेश में कम हो गई हैं, कई राज्यों में और कम हुई हैं, बिहार में भी उसकी सीटें कुछ कम हुई हैं, कहीं न कहीं लोगों के बीच में बीजेपी के खिलाफ तो आक्रोश था ही। जो मैंडेट आया उसके बाद अब लगता है नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं कि जिस तरह से सीटें उत्तर प्रदेश में कम हो गई हैं, कई राज्यों में और कम हुई हैं, बिहार में भी उसकी सीटें कुछ कम हुई हैं, कहीं न कहीं लोगों के बीच में बीजेपी के खिलाफ तो आक्रोश था ही। जो मैंडेट आया उसके बाद अब लगता है नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं। यूपी में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका फैजाबाद लोकसभा सीट पर लगा है। जिस राम मंदिर लहर पर सवार होकर बीजेपी 400 पार का ख्वाब देख रही थी, उसी अयोध्या में भगवा रंग फीका पड़ गया है। फैजाबाद में बीजेपी के लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने भारी अंतर से हरा दिया है। अवधी बेल्ट में बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। इलाहाबाद सीट पर कांग्रेस की दमदार वापसी के भी बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, जहां कांग्रेस के उज्जवल रमन सिंह ने नीरज त्रिपाठी को हराकर करिश्माई नतीजे निकाले। यूपी जैसी बाजी बिहार और झारखंड में भी देखने को मिली, जहां कई सीटों के नतीजों ने सबको चौंकाया है। बिहार के भोजपुर की आरा सीट पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह सीपीआई एमएल के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद से चुनाव हार गए हैं। बिहार की सबसे चर्चित सीट बनी काराकाट पर भोजपुरी स्टार पवन सिंह हार गए। हालांकि उनके मैदान में आने से उपेंद्र कुशवाहा का खेल बिगड़ा। काराकाट पर सीपीआई माले प्रत्याशी राजा राम ने जीत हासिल की।
बिहार की हॉट सीट पूर्णिया पर पप्पू यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जेडीयू के संतोष कुमार को शिकस्त दी है। बिहार में कभी बाहुबली शहाबुद्दीन का गढ़ कही जाने वाली सिवान सीट पर उनकी पत्नी हिना शहाब चुनाव हार गई हैं। सिवान में जेडीयू की विजय लक्ष्मी देवी ने जीत दर्ज की है। वहीं झारखंड में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। अर्जुन मुंडा को कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा ने हराया है। और चुनावी राजनीति में किस्मत आजमाने उतरे फिल्मी सितारे को भी जनता ने चौंका दिया। इस चुनावी दंगल में बड़े बड़े नाम धड़ाम हो गए। यूपी बिहार का पैटर्न पश्चिम बंगाल की कुछ सीटों पर भी दिखा है, जहां बहरामपुर सीट पर टीएमसी के टिकट से क्रिकेटर यूसुफ पठान ने कांग्रेस के दिग्गज अधीर रंजन चौधरी को पटखनी दे दी है। इसी तरह बंगाल के कृष्णानगर सीट पर टीएमसी के महुआ मोइत्रा ने बीजेपी की अमृता राय को शिकस्त दी है। बड़े राज्यों के बाद अब उन चर्चित चेहरों वाली सीटों पर जीतने और हारने वालों के नाम जान लीजिए। आंध्र प्रदेश में फिल्म स्टार पवन कल्याण की जन सेना पार्टी ने लोकसभा में भी 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और दोनों पर ही जीत हासिल की है। हैदराबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की माधवी लता असदुद्दीन ओवैसी से बड़े अंतर से चुनाव हार गई हैं। तमिलनाडु की कोयंबटूर सीट पर दक्षिण में बीजेपी का चेहरा बने अन्ना मिलाई डीएमके के गणपति राजकुमार पी से चुनावी दंगल में मात खा गए हैं। दक्षिण से उत्तर चलते हैं, जहां नई दिल्ली लोकसभा सीट पर सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती को भारी मतों से हराया है। हरियाणा की गुरुग्राम सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता राज बब्बर कांटे की टक्कर में बीजेपी के राव इंद्रजीत से चुनाव हार गए हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को करारी हार दी है। जम्मू कश्मीर के विक्रमादित्य सिंह को करारी हार दी है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर पीडीपी की महबूबा मुफ्ती नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद से चुनाव हार गई हैं। कश्मीर घाटी की बारामूला सीट पर उमर अब्दुल्ला निर्दलीय उम्मीदवार अब्दुल रशीद शेख से चुनाव हार गए हैं। 24 के चुनाव में एग्जिट पोल से अलग चौंकाने वाले नतीजे राजस्थान ने भी दिए हैं, जहां बहुत बड़े उलटफेर में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का पत्ता साफ हो गया है। राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मेदाराम बेनीवाल ने जीत दर्ज की, जबकि दूसरे नंबर पर निर्दलीय रविंद्र भाटी रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी तीसरे पायदान पर खिसक गए। राजस्थान की दूसरी सबसे चर्चित सीट रही चुरू में बीजेपी से बगावत कर कांग्रेस में शामिल हुए राहुल कासवा ने बीजेपी के देवेंद्र झाझड़िया को परास्त किया है। राजस्थान में नागौर सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी की ज्योति मिर्धा के खिलाफ जीत दर्ज कर अपना दबदबा बरकरार रखा है। सीएम से लेकर पीएम तक चिंतित थे कि ज्योति जीतेगी। ऊपर भी फीडबैक यही था, उन्होंने नागौर की सीट को बीजेपी के खाते में लेकर रखा था कि बाकी हम जीते हैं नहीं जीते, लेकिन नागौर हम पक्का जीतेंगे। तो ये बीजेपी के बड़े नेताओं की हार है। राजस्थान की तरह कई दिग्गजों को महाराष्ट्र में भी मुंह की खानी पड़ी है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाले रिजल्ट मुंबई में आए हैं, जहां मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर में बीजेपी के उज्जवल निकम चुनाव हार गए हैं। उन्हें कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ ने आखिरी राउंड की काउंटिंग के बाद नाटकीय ढंग से हराया। महाराष्ट्र के भिवंडी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल को एनसीपी शरद पवार के सुरेश म्हात्रे और बालिया मामा ने हरा दिया है। महाराष्ट्र के बारामती लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार नवनीत राणा कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े से चुनावी बाजी हार गई है। महाराष्ट्र की सबसे चर्चित सीट में से एक औरंगाबाद पर शिवसेना शिंदे गुट के संदीपन राव भूमरे ने एआईएमआईएम उम्मीदवार इम्तियाज जलील को हरा दिया है। 24 के जनादेश में भारी अंतर से जीत दर्ज करने वालों में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम है। यूपी की नगीना सीट पर जीत दर्ज कर चंद्रशेखर आजाद ने भी नई सियासी धारा की दस्तक का ऐलान किया है। मुख्तसर बात यह है कि 24 का चुनाव लोकतंत्र की ताकत का एहसास कराने वाला है, जिसमें जीत और हार से बड़ा संदेश राजनीति में कई रवायत स्थापित करने का है। 24 का जनादेश नरेंद्र मोदी के नाम का है, उनके काम का है, जिन्होंने सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया। उन्हें बहुमत देकर आवाम ने नया इतिहास रचा है। साथ ही जनता ने उन्हें खारिज किया, जिनके काम से खुश नहीं थे।
तो आपने देखा कि किस तरीके से नतीजे सामने आने के बाद अब जो अलग अलग सियासी दल हैं वो अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर, सियासी हलचल तेज हो चली है। एनडीए की बैठक के लिए गृह मंत्री अमित शाह पीएम आवास पर पहुंचे हैं। एनडीए की बैठक के लिए नीतीश कुमार अपने आवास से निकले हैं बाहर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी में इस वक्त हलचल तेज है, जहां पर तमाम सियासी दल दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। और इसी बीच एनडीए की बैठक से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। एनडीए की बैठक के लिए नीतीश कुमार अपने आवास से निकल चुके हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए की बैठक से जुड़ी नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होने के लिए इस वक्त पीएम आवास पर पहुंच चुके हैं। और थोड़ी देर में यहाँ पर तमाम जो अलग अलग घटक दल के नेता हैं वो भी पहुंचेंगे और बड़ी बैठक होने वाली है यहाँ पर। आपको बताते चले, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और 7 जून को माना जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट होगा, जहां पर एनडीए अपना बहुमत साबित करेगा। Sir, today you are in Delhi. No, I'll talk to you after. How do you? Sir, today you are in Delhi. No, I'll talk to you after. How do you? Sir, today you are in Delhi. No, I'll talk to you after. How do you? Sir, today you are in Delhi. No, I'll talk to you after. How do you? तो नीतीश कुमार भी रवाना हो चुके हैं, चंद्रबाबू नायडू भी अब वो पहुंच रहे हैं थोड़ी ही देर में पीएम आवास पर, जहां पर ये बड़ी बैठक होने वाली है। तो हलचल तेज है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा कौन, क्योंकि अच्छे आंकड़े आने के बाद इंडिया गठबंधन भी फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन भी जोड़ तोड़ की राजनीति में लगा हुआ है। लेकिन दावा यही है कि एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जून को पीएम पद की शपथ लेंगे। तो चंद्रबाबू नायडू ने भी साफ कर दिया है कि हमारा दिल एनडीए के ही साथ है और ऐसे में फिलहाल इंडिया गठबंधन के लिए मुश्किल नजर आ रहा है जोड़ तोड़ की राजनीति करके सरकार बनाना। लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है और ऐसे में करना है सिर्फ इंतजार। लेकिन उससे पहले ये बड़ी बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। दिल्ली में सियासी हलचल तेज है, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का ऐलान हो सकता है। दिल्ली में थोड़ी ही देर में एनडीए की बड़ी बैठक शुरू होगी और इस बैठक के बाद बड़ा ऐलान हो सकता है। पीएम आवास पर एनडीए की बैठक होगी। टीडीपी के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। चंद्रबाबू नायडू इस बैठक में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। चूंकि बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार नहीं किया है और ऐसे में उसे सहयोगी दलों की जरूरत है सरकार बनाने के लिए और तमाम जो सहयोगी दल हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। और थोड़ी ही देर में इस बैठक के बाद ऐलान हो सकता है नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने का। तो महत्वपूर्ण ये बैठक है। एनडीए की मीटिंग में सरकार बनाने का ऐलान हो सकता है। उसके बाद 7 जून को फ्लोर टेस्ट होगा, जहां पर अपना बहुमत साबित करना होगा और इसके बाद 8 जून को माना जा रहा है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। तो बैठक के लिए तमाम नेता निकलने शुरू हो चुके हैं। अमित शाह पहुंच चुके हैं पीएम आवास पर, जहां पर यह बड़ी बैठक होने वाली है और थोड़ी ही देर में बैठक की शुरुआत होगी जैसे ही तमाम नेता यहां पर मौजूद होंगे।